अभी आपने बात की कि कर्नल कज़ाफ़ी का अंजाम हुआ। दुनिया के कई मुस्लिम चूँकि अमेरिका ने पिछले कई सालों से मुसलमानों को अपने मातहत कर रखा है, अपने गुलाम, कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक चलनी होगी। उनकी पॉलिसी की मुखालफत की, उनका अंजाम भयानक हुआ। सद्दाम हुसैन का उसमें नाम आता है, कर्नल कज़ाफ़ी का नाम आता है, मोहम्मद मुर्सी का नाम आता है। रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी एक अलग पॉलिसी बनाई, इन्होंने अमेरिका को भी आंखें दिखाई, अमेरिका से आज़ाद अपनी खारजा पॉलिसी बनाई। तो क्या फ़र्क आप देखते हैं कि उन लोगों से कहाँ चूक हुई? क्योंकि जो एर्दोगान कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही सद्दाम हुसैन चाहते थे, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी चाहते थे, मोहम्मद मुर्सी तो वाज़ेह तौर पर चाहते थे। उनका मामला हम लोगों ने भी देखा है, हम लोगों के मुकम्मल होशो-हवास में हुआ है। तो आखिर उन लोगों से कुछ चूक हुई? एर्दोगान किस तरीके से कामयाब रहे अमेरिका से आज़ादी हासिल करने में, अपनी मजबूत खारजा पॉलिसी बनाने में? देखिए, बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एक बात समझनी चाहिए और बड़ी बुनियादी बात है, और ये इस्लाम है। आप सियासत से पहले समाज को मज़बूत करें। आपका समाज अगर अखलाकी तौर पर मज़बूत नहीं है और इक़्तिसादी तौर पर मज़बूत नहीं है, तो आप सियासी तौर पर कभी भी मज़बूत नहीं हो सकते। अर्दगान साहब की कामयाबी इसलिए एक कामयाबी है कि वहाँ पर एक जाल बिछा हुआ है। ये मेरा अपना मुशाहिदा है, मैं अपने जी, जी। तज्ज़िये की बात कर रहा हूँ, हुँ। इससे लोग इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। एक जाल है एनजीओज़ का, बहुत बड़ी तादाद में है, तमाम इस्तांबुल में, तुर्किया अंकारा में, में, मतलब दिल्ली, तुर्की में एनजीओज़ तुर्की का में। जाल बिछा हुआ है। एनजीओज़ में का जाल बिछा हुआ है। वो एनजीओज़ मुख्तलिफ टॉपिक्स के उनके उन्वानात हैं। वो उन्वानात, कोई समाजी खिदमत का काम करने वाली एनजीओ है, कोई दीनी खिदमत काम करने वाली एनजीओ है, कोई आलमी उमूर में काम करने वाली एनजीओ है। इस तरीके से अलग-अलग और बहुत बड़ा यूनिवर्सिटीज़ का नया जाल बिछा है। उनमें सिलेबस मुख्तलिफ हैं। तो जो नस्ल पैदा हो रही है तुर्की में, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, सियासत से बिल्कुल अलग हट जाइए, जो नस्ल पैदा हो रही है, वो उन जी। यूनिवर्सिटियों से, उन दरसगाहों से पैदा हो रही है। और ये जो एनजीओज़ का काम है, ये एनजीओज़ बाकायदा, ये जो उनकी सियासी जमात एके पार्टी है, उस जी। अदालत पार्टी के साथ ही इन एनजीओज़ का कोई ना कोई राब्ता ज़रूर होता है। हालाँकि वो देखने में इंडिपेंडेंट लगते हैं, लेकिन उनका एक राब्ता है। तो ये जो चेन बनी हुई है, सरकार से लेके अवाम के बीच में, एक चेन है। और इस चेन के साथ ये बहुत बड़ी कामयाबी है अर्दगान की। अगर अर्दगान के साथ, और ये चेन अर्दगान ने नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये चेन नजमुद्दीन अरबकान साहब ने बनाई थी। मिल्ली हुँ। गवर्नमेंट के नाम से जो तंज़ीम उन्होंने वहाँ कायम की, मैंने पहले भी ज़िक्र किया, वो इसी अखलाकी तरबियत की थी। उन्होंने अपने अवाम के अखलाक में इस्लाम को दोबारा ज़िंदा किया, इयादा किया इस्लाम का। और इस्लाम की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा की, बड़ी खामोश तबलीग के साथ। नूरुल्लाह मुर्सी साहब जैसे लोगों ने वहाँ पर अवाम के बीच जो खिदमत की, उस अवामी ज़हनसाज़ी के नतीजे में अर्दोगान साहब कामयाब हुए हैं। ये एक हिस्सा। दूसरा इक्तिसादी, कि उन्होंने जी। किसी भी इश्यू पर, इक्तिसादियात इंडस्ट्री हो या ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग का तो बहुत बड़ा हब है इस्तांबुल अपने आप में। मर्सिन बिल्कुल। पोर्ट जो है, वो पूरे यूरोप के लिए तो खिड़की है वो, ये समझना चाहिए। बोस्फोरस सबका जो समंदर है, यूरोप को जाने के सारे रास्ते उसी समंदर से गुजरते हैं। इसीलिए लॉज़ेंस एग्रीमेंट में वहाँ सिर्फ जहाज़ों की फ्री आमद-ओ-रफ्त का उन्होंने मुआहदा किया था। तो वो जो बिल्कुल। इक़्तिसादी तौर पर उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, आर्म्स अपने बनाने का जो उन्होंने काम किया, फिर रोड, अभी आप समझिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन जो एक्सपर्टीज़ है, वो तुर्की के पास है। आज हमारे खुद मुल्क में जो बहुत सारे फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनते हैं, उनके ठेके तुर्की की कंपनियों के पास है। यूपी ब्रिज का कॉर्पोरेशन बाकायदा ठेके देता है तुर्की की कंपनियों को। इतना बड़ा एक्सपर्टीज़ है तुर्की का। तो आप जब इक़्तिसादी तौर पर सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और आपको अमेरिका से कुछ लेना नहीं पड़ता, कोई भी जी। चीज़ मंगानी नहीं पड़ती, यूरोप से कुछ भी नहीं मंगाना पड़ता। आप अपनी हर चीज़ खुद बनाते हैं। आप अपने एग्रीकल्चर में भी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। आपके फ्रूट की मार्केट और वेजिटेबल की मार्केट इतनी बड़ी है कि सारी दुनिया आपसे फ्रूट खरीदना चाहती है। तो आपके पास तेल है या नहीं है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है और सेल्फ सफिशिएंट है, तो फिर बाहरी ताकतें आपकी करेंसी को कम कर सकती हैं।
डाउन कर सकती है, वो उनके इख्तियार में हो सकता है, क्योंकि फेडरल बैंक उनके हाथ में और उनके ज़रिए यहूदियों के हाथ में है। तो ये गलती अरबों ने की थी शुरू में, और अभी पछता रहे हैं अरब उसको लेके, और इसीलिए अब देखिए सऊदी अरब का भी ताल्लुकात रशिया और चीन से बेहतर होते जा रहे हैं, इसलिए कि वो वेस्ट पे बहुत देर तक एतबार नहीं कर सकते। लेकिन तुर्की में नजमुद्दीन अरबकान साहब ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी, और इन्होंने खुद को अपने आप को इंडिजिनस इकोनॉमी बनाया, जो ईरान ने भी शुरू ही में उनके ऊपर भी सैंक्शन लग गए थे, उन्होंने भी इंडिजिनस इकोनॉमी अपने आप को बनाया। और आप इसी को तरह एक मिसाल देता हूं, हमास जी गजा में तो जी हाँ 2015 से मुहासरे है, 2015 से आज कितने 8 साल गुजर गए। बिल्कुल मुहासरे के मतलब 8 दौरान जी साल रहे में, वो। और वो 20 लाख लोग एक ओपन जेल में रहते हैं, वहां पर ना खाना जाता है, ना दवा जाती है, ना पीने का पानी मौजूद है। इसके बावजूद वो वहां बैठ के छोटे छोटे इंडिजिनस मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं। उन मिसाइलों से डरता है इसराइल, जो वो वहां गजा में बैठ के बना रहे हैं। छोटी छोटी सुरंगों का जाल बिछा रखा है उन्होंने, और एक तरफ समंदर है, समंदर में सब जहाज लगे हुए हैं इसराइल के मिलिट्री के, जो किसी को वहां एंटर नहीं होने, और बाकी के दो तरफ से आर्मी लगी हुई है, तो परिंदा पर नहीं मार सकता गजा में। इसके बावजूद वो 26 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर के एरिया में 20 लाख लोग रहते हैं। 26 किलोमीटर सीधा है और 4 किलोमीटर वो अर्ज में है। तो इतने से एरिया में 20 लाख लोग किस अंदाज से जिएंगे जब उनको पानी तक अवेलेबल ना हो। पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, और मिसाइल भी बना रहे हैं। तो जब जरूरत पड़ती है तो तंग आमद बजंग आमद, लोग अपने आप जब जब तक खुद कफील नहीं होंगे हर मामले में, और खुद कफील होने का मतलब ये है कि आप तालीम याफ्ता हो, आपके पास बिल्कुल बेहतरीन इस जमाने की जो बेस्ट एजुकेशन है वो आपके पास हो, और फिर उस एजुकेशन का इस्तेमाल करके आप अपने आप को हर मामले में खुद कफील बनाइए। तो हम अपने एक छोटा सा घर चलाते हैं, तब हम चाहते हैं कि हमारा घर खुद कफील हो, हमें किसी से कर्ज बिल्कुल लेने की जरूरत ना पड़े। हम्म। तो अगर पूरा मुल्क चला रहे हो तो उस मुल्क के लिए हमको कर्ज लेना पड़े। पाकिस्तान का आचर देख लीजिए, खुद कफील नहीं थे, डिपेंडेंट थे, तो क्या हशर है आज आज पाकिस्तान को देख लीजिए। तो खुद कफील होना इस उम्मत के नौजवानों की पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि तालीम ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन किस्म की तालीम हासिल करें और खुद को खुद कफील बनाएं। जितना खुद कफील होंगे उतना ताकतवर होंगे। ये मिसाल हमास से सीखिए, गजा से सीखिए, और फिर ईरान से ईरान से सीखिए, और उसके बिल्कुल। बाद फिर तुर्की से सीखिए। अच्छा शायद यही वजह है कि तुर्की ने अवाम के दरमियान जो एनजीओस का जाल बिछाया था, अवाम को करीब किया था, जिसकी वजह थी कि जब वहां बगावत हुई तो अवाम सड़कों पर आ गई, उसने उर्दुगान का साथ दिया, फौज से मुकाबला कर बैठी, वो शहीद हो गई। मिस्र और में ऐसा नहीं हो पाया था, मतलब एक जमात की सरकार तो बन गई थी, लेकिन जो पूरी अवाम इखवानुल मुस्लिमीन उसको अपनी शायद वो हिमायत में नहीं ले पाई थी, और ऐसा उनको लग रहा हो कि इखवानुल मुस्लिमीन के साथ पूरी अवाम है, लेकिन कोई समाजी तौर पर उनका राब्ता मजबूत नहीं था। ऐसा ही लीबिया में हुआ, दूसरी जगहों पर हुआ। तो यकीनन यही उर्दुगान की कामयाबी की बुनियादी वजह थी कि जो फौजी बगावत थी उसको अवाम ने नाकाम बनाया, वरना पूरी कोशिश थी कि उर्दुगान को इक़्तिदार से हटा दिया जाए, और अगर उसमें अमेरिका या फतहुल्लाह गोलन जो थे कामयाब हो जाते तो फिर शायद नक्शा ही कुछ और होता इस वक्त तुर्की का। फिर शायद इस वक्त चर्चा भी हम लोग नहीं कर रहे होते कि 15 वहां का और जुलाई 15 जुलाई 2016, 16 मुझे वो दिन याद है। मैं तो यहीं था, लेकिन मैं खबरों में था मुस्तकिल, क्या हुआ था, मैं जरा सा देख हम रहा लोग था। आप बताएं जरा सा, हमारे नाजरीन को काफी तादाद में लोग देख रहे हैं कि क्या वो मंजर था, चूंकि पूरी दुनिया की मीडिया, अच्छा सारे लोग तो अलग ही खबर चला रहे थे। जब सुबह में ये खबर आई कि तो वो बगावत कामयाब नहीं हुई है, तो फिर लोगों ने उर्दुगान से इजहार एकजहती का, वरना लोग तो जश्न मनाने लगे थे दुनिया भर के लोग। आधी रात तक जश्न मनाया जा रहा था। 7-8 बजे शाम को उर्दुगान साहब जिस मीटिंग में मौजूद थे, आर्मी के जी लोगों को मालूम था कि ये उस मीटिंग में मौजूद हैं। इन्होंने वहां हमला किया, और उस हमले से चंद मिनट पहले अर्दगान साहब उस प्लेस से निकल चुके थे, और उनको जैसे ही जी ये मालूम हुआ, उन्होंने अपने नेशनल टेलीविजन पे टीआरटी और पर जाके ये अवाम से अपील की, कोई 7:30-8 बजे रात को, कि अवाम सड़कों पर आए और अपने मुल्क को बचाएं। मुल्क को बचाने के लिए आज अपनी जानों का नजराना पेश करें अवाम।
ये अपील की थी 7:30-8 बजे अर्दोगान ने, और उस अपील को सुन के अवाम सड़कों पे आए तो टैंकों के आगे लेट गए। एक-एक टैंक में, बिल्कुल। एक टैंक में कितने 100-50 आर्मी वाले, हज़ारों लोगों ने एक-एक टैंक को घेर लिया। उसमें सैकड़ों लोग मारे भी गए थे, रात ही रात को। और ये जो संघर्ष इनका था, जो रात में तकरीबन सारी रात चला, ये इशा की नमाज़ पढ़ के सुबह को फज्र की नमाज़ की इमामत खुद की थी तैयब रजब अर्दगान साहब ने। इस जब फज्र मिलिट्री की कू नमाज को की इमामत नाकाम बनाने खुद के बाद। की थी उस दिन उन्होंने, तो बड़ी बात है। खुद की थी उन्होंने, जी हाँ। उस दिन, और जी। उस पूरे अरसे में वो बगावत नाकाम हो चुकी थी, और बहुत सारे फौजियों को फिर उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर के जेल भेजा था। और उसमें कई सौ लोग जो हैं तुर्की के, वो शहीद हो गए। इस्तांबुल में उनके नामों की फ़हरिस्त के साथ पूरा एक पार्क बाद में बनाया गया है। वो वहाँ पर जो लोग जाते हैं उस पार्क को देखते हैं। जी। लेकिन अवाम के सामने जब अवाम किसी एक नज़रिए पर मुत्तफ़िक हो जाएँ, तो कोई नहीं टिक सकता। ना फ़ौज टिक सकती, ना कोई ज़ालिम हुक्मरान ठहर सकता है, ना कोई बड़े से बड़ा, देखिए ज़ार का इन्कलाब, जो रूस का इन्कलाब है, बोर्जुआ का जो मज़दूरों ने खड़े होके शहंशाहियत को ख़त्म कर दिया था। तो अवाम की बिल्कुल। ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और अवाम का जो ताल्लुक अर्दगान साहब से और उनकी पार्टी और उनकी पॉलिसी से था, उसका नतीजा था कि इतने बड़े-बड़े मुल्कों के साज़िश के नतीजे में जो बगावत हुई थी, उसको चंद घंटों में उन्होंने नाकाम करके और आर्मी को वापस बैरक में भेजने पे मजबूर कर दिया था।